गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अभिषेक पांडे ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग साइंस का पार्ट गति का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने केमिस्ट्री या रसायन शास्त्र को ख़त्म कर लिया है और हम लोग फिजिक्स यानी भौतिकी में आज गति चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। और गति चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको 2-3 फॉर्मूले रिवाइज करा देते हैं ताकि आपको सुविधा हो आगे का चैप्टर सोल्व करने में। तो गलीलियो द्वारा प्रतिपादित, गलीलियो ने जो 3 फॉर्मूले दिए थे, लॉज ऑफ इक्वेशन उन्हें बोला जाता है, गति के नियम, वो मैं अभी तुरंत बोर्ड पे लिख देता हूँ ताकि आपको सुविधा हो और जब मैं सोल्व कराऊँ न्यूमेरिकल्स को तो आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ फॉर्मूला कि कौन कौन से न्यूटन्स के 3 या गलीलियो द्वारा लॉज ऑफ इक्वेशन दिए गए थे वो क्या थे। तो पहला देखिए, ए इज इक्वल टू, ए यानी एक्सेलरेशन v माइनस यू बाई टी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। और आप यहाँ पर एक देख लीजिए, एस इज इक्वल टू, एस यानी डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है एस यानी डिस्प्लेसमेंट? यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये दूसरा हो गया। तीसरा हम यहाँ लिख देते हैं, कहीं स्पेस मिले तो मैं लिख दूँ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तीनों फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आपको बहुत ही सुविधा होगी इस चैप्टर को सॉल्व करने में, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ थ्योरी भी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, लेकिन उससे पहले आपको ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। पहला फॉर्मूला क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड फॉर्मूला हमारा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। आप यहाँ पर मैं बता दूँ, a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन यानी त्वरण, v माइनस वेग, v इज इक्वल टू वेग, t माने समय, s माने विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं, विस्थापन। और तो कुछ बचा नहीं, ठीक। v और u में आप जान जाइए, u किसको बोलते हैं और v किसको बोलते हैं। v यानी फाइनल वेलोसिटी, u माने इनिशियल वेलोसिटी। शुरुआती वेग जो होता है उसको u से डिनोट किया जाता है और अंतिम वेग जो होता है उसको v से डिनोट किया जाता है। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी और v मतलब फाइनल वेलोसिटी। अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं सोल्व करने। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन बोलता है कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के कर्मानुपाती होता है तो यह क्या कहलाता है? समय के वर्ग कर्म, जैसे देख लीजिए, समय क्या है? एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अनुक्रमानुपाती है वर्ग के, टी स्क्वायर के। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? वस्तु शून्य वेग से चल रहा होगा, वस्तु अचर चाल से चल रहा होगा, वस्तु का त्वरण अचर होगा या वस्तु एक समान होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको सोल्व करने आता होगा तो देख लीजिएगा। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या वर्ग कर्मानुपाती को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कांस्टेंट दे देंगे, 80। क्या दे देंगे? 80। कांस्टेंट यानी अचर कुछ भी दे सकते हैं, 1 2 4 5 6, मन किया तो जेड एक्स वाई जेड जो भी लेना है दे दीजिए। डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो v हो जाएगा। और ये टी स्क्वायर है तो यहाँ 2at आ जाएगा। क्या आ जाएगा? और इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाता है, तो उसका वैल्यू क्या होगा? 2a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2a। तो क्या हो जाएगा? वस्तु अचर त्वरण से चल रही होगी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कैसे होगा यहाँ देख लीजिए आप।
ऐसे निकाला गया है। आपको पता होगा डिफरेंशिएशन, शायद पता हो, क्योंकि नाइन्थ में डिफरेंशिएशन नहीं है और यहाँ डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट का यूज़ किया गया है। शायद आप लोगों में ऐसा बहुत कोई होगा जो जानता होगा, बहुत कोई होंगे ऐसा जो नहीं जानते होंगे। तो मैं अभी डिफरेंशिएशन आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं उसको बताने लगूँ तो उसके लिए कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, वो भी 11th 12th का एक 11th का पार्ट है, तो उसको यहाँ बताना मूर्खता हो जाएगा। आप आइएगा तो जान जाइएगा। थोड़ा सा चीज़ था कि आप ये जान जाइए कि अगर एस का डिस्प्लेसमेंट एस का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो वो भी में बदल जाता है, यानी वेग में बदल जाता है, और v का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो किस में बदल जाएगा, a में। और वहीं समझिए कि इसका इंटीग्रेशन अपोजिट कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये v हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो s हो जाएगा। बस अपोजिट चलते रहता है, s से v आता है, v से a आता है। ये याद करके रखिएगा आपने। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक समान त्वरित गति में कण का गति पथ हो सकता है। एक समान त्वरण, एक समान त्वरित, एक समान त्वरण मतलब समझ गया है, जिसमें एक्सेलरेशन क्या है, त्वरण क्या है, कांस्टेंट है, जो ना बदल रहा है, ना घट रहा ना बढ़ रहा है, एकदम कांस्टेंट, यानी ना बदल रहा है ना घट रहा है, एक समान है। तो उस गति पथ को क्या करेंगे, उस पाथ, वो पाथ अगर ग्राफ पे बनाया जाए तो कैसा बनेगा। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि सरल रेखीय बनेगा, पारावलीय बनेगा, दोनों बन सकता है, या कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए। असमान वित्तीय गति में त्वरण होती है। असमान वित्तीय गति मतलब, असमान वित्तीय गति मतलब समझ जाइए कि कांस्टेंट नहीं। मान लीजिए कि एक सर्कुलर पाथ है, वित्तीय पाथ है, मार्ग है, जिसपे क्या कर रहा है कि कोई, मान लीजिए एक शहर का रिंग रोड है, क्या है, रिंग रोड है। इस पे ये कार वाला क्या कर रहा है कि जा रहा है, कभी ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, कभी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, कभी 100 का, जब रोड इसको खाली मिला तो 100 का स्पीड से कबार दिया। फिर ये अपने स्पीड को कहीं भी एक समान नहीं रख रहा है, ये क्या कर रहा है, बार बार बदलते रह रहा है। क्या कर रहा है, बार बार बदलते रह रहा है। तो त्वरण, तो असमान वित्तीय गति में त्वरण होती है, तो त्वरण क्या होगा। आप इतना हमेशा एक दिमाग में बैठा के रख लीजिए कि जहां वित्तीय गति होगा, सर्कुलर मोशन हो जाएगा, त्वरण हमेशा परपेंडिकुलर यानी लंबवत होता है वेलोसिटी का, यानी वेग के त्वरण हमेशा लंबवत होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा वेग के लंबवत। वेलोसिटी यानी v तो इधर पड़ेगा इस कार का, लेकिन जो इसका एक्सेलरेशन है, आप जानते होंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, अभी केंद्रीय बल जिसको हिंदी में बोला जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, टुवार्ड्स सेंटर, अंदर की ओर होता है। तो जब फोर्स अंदर की ओर होगा तो एक्सेलरेशन भी अंदर की ओर होगा। तो आप जान जाइए कि वित्तीय गति, अगर वित्तीय गति है तो वेग और त्वरण हमेशा एक दूसरे के क्या होगा, लंबवत होंगे। क्या होंगे, लंबवत होंगे, यानी परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री का फॉर्मेशन करेंगे वो लोग। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समान वित्तीय गति में त्वरण होता है। सामान्य वित्तीय गति, मान लीजिए कि अब क्या हो गया कि मान लीजिए वित्तीय पाथ है, यानी सर्कुलर मार्ग है, वित्तीय मार्ग है, इस पर कोई गाड़ी वाला क्या कर रहा है, जा रहा है, और वो हमेशा मान लीजिए कि 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ही चल रहा है। क्या कर रहा है, इतना ही स्पीड से यहाँ पर भी चल रहा है, यहाँ पर भी देखे तो उसी स्पीड से, यहाँ भी देखे तो उसी स्पीड से चल रहा है। तो उस समय त्वरण क्या होगा, उस समय भी त्वरण क्या होगा, लंबवत होगा। उस समय भी त्वरण लंबवत होगा। इसका आंसर डी लिखा हुआ, आप इसको लंबवत कर लीजिएगा, ठीक है। उत्तर सी, हम देखे नहीं यहाँ पर, ठीक है, उसको सी कर लीजिएगा। देखिए अब समान वित्तीय गति में त्वरण होगी, जहां भी आप समझ जाइए कि सर्कुलर मोशन होगा यानी वित्तीय गति होगी, वहां पर त्वरण कैसा होगा, हमेशा टुवर्ड सेंटर, या कह सकते हैं कि वेलोसिटी के क्या होगी, परपेंडिकुलर यानी लंबवत होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेग के लंबवत, वेग के लंबवत।
स्थिति और समय ग्राफ से क्या प्राप्त होता है। जैसे देखिए मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, यहाँ टाइम दे दिया, यहाँ एस यानी एक्स डिस्प्लेसमेंट दे दिया, तो यहाँ पर ग्राफ में हम लोग को क्या मिलेगा। हाँ, इस ग्राफ से हमें क्या मिलेगा। मान लीजिए यहाँ पर एक दिया गया, इस पॉइंट से आप क्या समझ रहे हैं। हम लोग को वेग मिलेगा, क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगी। क्या होगा, वेलोसिटी मिलेगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, वेग प्राप्त होगी। छठा नंबर क्वेश्चन बोलता है कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से या वेलोसिटी से ऊपर फेंकी गई गेंद, पूरा क्वेश्चन लिया ही नहीं है। 10 मीटर पर सेकंड की चाल या स्पीड से या वेलोसिटी से ऊपर फेंकी गई गेंद ऊपर उठेगी। कितने सेकंड तक उठेगी, कितने देर तक वो हवा में रहेगी। तो इसका फॉर्मूला होता है, शायद आपको पता हो, शायद ही या आपको पता हो सकता है, हम मानते हैं। तो T इज इक्वल टू U बाई जी। क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर हैं और यहाँ से एक गेंद को फेंके, क्या किए, एक गेंद को फेंके, ये गेंद यहाँ तक गई, क्या हो गई, और उसके बाद ये ऐसे आ गई वापस। इसको TA बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, TD बोलते हैं। तो और जो टोटल को बोलते हैं उसको कैपिटल T से डिनोट करते हैं। तो TA क्या हो जाता है, TA हो जाएगा U बाई जी, TD हो जाएगा U बाई जी, ठीक है। लेकिन T क्या हो जाएगा, T हो जाएगा 2U बाई जी। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो टाइम ऑफ असेंडिंग क्या होता है, टाइम ऑफ असेंडिंग, ऊपर उठने का समय, इसको क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ असेंडिंग, ऊपर उठने का समय। तो टाइम ऑफ असेंडिंग आप देख लीजिए, TA U बाई जी। U का वैल्यू कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हम भेज रहे हैं, तो यहाँ 10 लिख देते हैं। जी का वैल्यू क्या होता है, जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, अप्रॉक्स 10 चलता है। तो ये दोनों कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड आ जाएगा मेरा आंसर। कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड। राइट आंसर ए होगा, 1 सेकेंड। कैसे निकालें, टाइम ऑफ असेंडिंग का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। टाइम ऑफ असेंडिंग इज इक्वल टू होता है U बाई जी, ऊपर उठने का समय, ऊपर उठने, टाइम ऑफ असेंडिंग को क्या बोलते हैं, ऊपर उठने का समय, इज इक्वल टू U बाई जी। क्या होता है, U बाई जी होता है। और टाइम ऑफ डिसेंडिंग, नीचे आने का समय, होता है TD इज इक्वल टू U बाई जी। वो भी इसका भी फार्मूला U बाई जी ही होता है। लेकिन टोटल टाइम ऑफ असेंडिंग प्लस टाइम ऑफ डिसेंडिंग, उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। T इज इक्वल टू होता है 2U बाई जी। क्या होता है, 2U बाई जी होता है। सातवां नंबर हमारा क्वेश्चन बोलता है, सातवां नंबर हमारा क्वेश्चन बोलता है, उससे पहले मैं पानी पी लूं, गला सूख गया। सातवां नंबर हमारा क्वेश्चन बोलता है कि 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंकी गई गेंद ऊपर उठेगी। मान लीजिए यहाँ से ये जमीन है, यहाँ से 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से
किसी बॉल को फेंका गया तो वो कितना ऊपर जाएगी, कितना ऊपर जाएगी? तो उसका फॉर्मूला होता है हाइट, कितना दूर तक जाएगी। ये मान लीजिए यहाँ तक गई, इसको h ले लिए, क्या ले लिए, इतना दूर तक गई है उसको h ले लिए हैं। तो h का फॉर्मूला क्या हो जाता है? h का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर बाई 2g। क्या होता है? u स्क्वायर बाई 2g। अगर ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा तो h का फॉर्मूला हो जाता है u स्क्वायर बाई 2g साइन थीटा, साइन थीटा। तो ये अभी आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ये आगे की चीज़ है। आप लोगों को ये जानना होगा कि हाइट कैसे निकालते हैं। अगर मान लीजिए आप ही हैं और आपका दोस्त छत पर है, तो आप कितने वेलोसिटी से फेंकिएगा या कितना दूर है कि आप 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंक रहे हैं, तो आपका बॉल कितना ऊपर तक जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला होता है h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। क्या होता है? यू स्क्वायर बाई 2g। आप इस फॉर्मूला में आपका जो भी डाटा दिया हुआ है उसको पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 20 मीटर पर सेकंड है, u के जगह क्या लिखेंगे? 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ देखिए h इज इक्वल टू 20 का क्या लिखेंगे? यू स्क्वायर है तो ये 400 हो जाएगा। नीचे में 2g है, क्या है? 2g, 2 इंटू जी, जी यानी 10, एक जीरो से एक जीरो, 2 से 20 बार में इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? 20 मीटर। 20 मीटर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 20 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। फिर से आपको मैं दिखा दूं, क्या हो जाएगा? 20 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप नहीं समझे हो तो मैं आपको समझा दूं आसानी से, थोड़ा जगह आ जाए मेरे पास, कर देंगे तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। फिर से मैं आपको बता देता हूं कि हाइट जो निकालते हैं हम लोग, हाइट उसका फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर बाई 2g। यू हमारा कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड है। कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड है। तो हाइट हम लोग यहीं छोड़ देंगे h को। हाइट हम लोग को निकालना है, u के जगह 20 का स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 20 का स्क्वायर, नीचे में 2, g के जगह 10 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? g के जगह 10 ले लेंगे। देखिए यहाँ पर h की जगह h छोड़ दिए, u स्क्वायर की जगह 20 का स्क्वायर कर दिए, यहाँ 2 इंटू 10 कर दिए। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है? 20 का स्क्वायर होता है 400, आप सबको पता होगा। यहाँ 2/10, जीरो से जीरो काटे, यहाँ कितना हो गया? 40, 40 को 2 से काटे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम अगर हम 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से किसी बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो कितना दूर तक जाएगी? 20 मीटर ऊपर जाएगी। राइट आंसर 20 हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को कर लिया। 8वां नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि विराम अवस्था में गिराई गई गेंद प्रारंभिक 0.5 सेकंड में गिरेगी। तो आपको इसको फिर से फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। विराम अवस्था में आपको पता होगा कि विराम अवस्था में कोई वस्तु है, कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उसका u यानी शुरुआती वेग कितना होगा? 0 होगा। शुरुआती वेग कितना होगा? 0 मीटर पर सेकंड होगा। और विराम अवस्था में उसका v इतना है, ठीक है। और टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 0.5 सेकंड। टाइम दिया हुआ है 0.5 सेकंड। आपको निकालना क्या है? एस निकालना है। क्या निकालना है? वेस यानी दूरी, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। आपको गैलीलियो का जो हम फॉर्मूला लिखाए थे उसमें देखिए कौन किस फॉर्मूले का यूज़ होगा। जो जो हमारे पास जो जो चीज़ दिया गया है उसी हिसाब से हम फॉर्मूला को डिसाइड करते हैं कि किस फॉर्मूले का यूज़ कहाँ होगा। यहाँ पर u है मेरे पास, t है मेरे पास, और s निकालना है। सबको पता होगा कि g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड होता है, ये यूनिवर्सल होता है। ये सबको पता है कि अगर कोई नीचे जाएगी वस्तु तो उस पर हमेशा एक्सेलरेशन यानी g कितना लगेगा? इतना लगेगा। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला था कि हम निकाल सके? उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो मेरे पास विस्थापन हमको निकालना ही है, तो u2 जीरो हो गया। क्या है? शुरुआती वेलोसिटी जीरो हो गया। जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे वो जीरो ही हो जाएगा। तो यहाँ 1/2 लिखते हैं। a यानी g,
ए यानी जी, यहाँ ए का मतलब जी भी लिख सकते हैं आप, तो जी का वैल्यू कितना होता है 10। टी स्क्वायर कितना है 0.5 का होल स्क्वायर, कितना होता है 0.5 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। 0.5 का होल स्क्वायर निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए आप। 0.5 का होल स्क्वायर, 0.5 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ कितना आ जाएगा 5, हाथ में 2, 0 2, यहाँ पर 0.25। इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 2 जीरो, एक जीरो से ये कटा, और इसको काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, ये 12.5 में जाएगा। नीचे में कितना है 10, इस 10 की वजह से यहाँ आ जाएगा, तो मेरा कितना आ जाएगा एस इज इक्वल टू 1.25 मीटर आ जाएगा। राइट आंसर है 1.25 मीटर, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.25 मीटर। आपको गैलीलियो का तीनों नियम को याद करके रखना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको ये भी पता करके रखना पड़ेगा कि जो जो हमारे पास दिया गया है भी यू ए टी, जिस हिसाब से दिया गया है उसी हिसाब से हम तीनों फार्मूलाओं में से एक फार्मूला का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास पता था कि हमको यू दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, हमको टी दिया हुआ है, जी पता है, जी हमको पता है, यानी एक्सेलरेशन पता था, तो हम किस फॉर्मूला का यूज करते, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as का करते तो होता कभी कभी फॉर्मूला निकलता मेरा, भी तो मेरे पास है ही नहीं है। एक इक्वेशन से एक ही कांस्टेंट का वैल्यू प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। दो फार्मूला से दो, तीन फार्मूला से तीन। आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का आपको पढ़े होंगे तो आप जानते ही होंगे कि एक इक्वेशन से एक ही कांस्टेंट को फाइंड आउट किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर जो मेरा वेग था, वेग क्या है, शुरुआती वेग 0 था, तो अपने हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिएगा कि किस फॉर्मूला का यूज़ कहाँ होगा। तो मैं इसको काट छाट के फिर से आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ कि कौन सा होगा। मैंने आपको पूरा थ्योरी से पूरा इक्वेशन को सोल्व कर दिया, कब कब क्या क्या यूज़ होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा सी, 1.25 मीटर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कोई गेंद करेगी। अगर उसको मान लो कि हम यहाँ से छोड़ देते हैं, क्या करते हैं, यहाँ से उस गेंद को हम छोड़ देंगे तो 0.5 सेकेंड में वो इतना दूरी ही तय करेगी, इससे ज़्यादा दूरी वो नहीं तय करेगी। जब हम अपने हाथ में उस गेंद को पकड़े हुए थे तो क्या उसका वेलोसिटी कितनी थी, उसकी वेग 0 थी, शुरुआती वेग कितना हो गई 0। 9वां नंबर क्वेश्चन बोलता है कि 2 मीटर त्रिज्या, त्रिज्या मतलब रेडियस के वृत्ताकार पथ पर घूमता कोई कण पाई सेकंड से एक चक्कर लगाता है। क्या करता है, पाई सेकंड से एक चक्कर लगाता है। तो देखते हैं हम लोग। वृत्ताकार पथ हो गया, यहाँ पर मान लो कि इसका त्रिज्या कितना हो गया, 2 मीटर हो गया। वृत्ताकार पथ है तो कोई कण यानी कोई पार्टिकल इसको लगा रहा है, टाइम दे रहा है वो पाई सेकंड, एक राउंड में कितना, पूरा दूरी ये तय कर लिया 1 सेकंड में। मान लो कि कोई बोले कि तुम 100 मीटर दौड़ता है कितना, 10 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड, जिसका जितना स्पीड हो। तो टाइम दिया हुआ है पाई सेकंड, पाई सेकंड में वो एक राउंड घूम गया। तो आपको पता होगा सरकमफ्रेंस, वृत्त का सरकमफ्रेंस कितना हो जाता है, तो सरकमफ्रेंस इसका हो जाएगा, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, तो 2 पाई आर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 पाई आर, मतलब मेरा डिस्प्लेसमेंट यानी कितना हो जाएगा 2 पाई आर। टाइम कितना हुआ है मेरे पास, टाइम पाई है। तो आपको पता होगा चाल निकालने की फॉर्मूला क्या होता है, चाल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, या वेग निकालने का, तो वेग या चाल यहाँ पर निकलेगा वेलोसिटी इज इक्वल टू एस बाई टी। क्या हो जाएगा, एस बाई टी हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई आर बटे में टी की जगह कितना था, पाई सेकंड था, तो यहाँ पाई पुट करेंगे, पाई से पाई कटेगा, ठीक है। आर का वैल्यू कितना था 2, तो यहाँ 2 × 2 क्या आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड है आंसर, हाँ
ए हो जाएगा राइट आंसर। 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलेगा। अगर कोई वस्तु या कोई कण वृत्तकार पाथ पर घूमता है और पाई सेकंड में एक चक्कर लगा लेता है तो उसका वेग कितना होगा? 4 मीटर पर सेकंड से। कैसे निकला आप पूरा यहां से देख सकते हैं कैसे निकला। ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन बोलता है कि 15 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिशील कार में ब्रेक लगाने पर इसमें समान अवमंदन होता है। इसको अवमंदन को हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं इंग्लिश में। और कार 20 सेकंड से रुक जाती है, 20 सेकंड में रुक जाती है। तो समझिए ये कि u कितना है आपका? 15 मीटर पर सेकंड शुरुआती वेग होता है। u 20 सेकंड में रुक जाती है। तो टाइम भी आपका दे दिया है कितना जी? 20 सेकंड। आपको पता होगा कि जब रुक गई कोई वस्तु रुक जाती है तो उसका अंतिम वेग क्या होगा? हम यहाँ से जाते जाते मान लीजिए यहाँ रुक गए तो मेरा अंतिम वेग क्या हो गया? 0। अंतिम वेग क्या होगा? 0। तो यहाँ v क्या हो जाएगा? 0। मेरा अंतिम वेग यहाँ पर 0 आ चुका है। हमको निकालना क्या है? अवमंदन या रिटार्डेशन निकालना है। क्या निकालना है? रिटार्डेशन निकालना है। जहां एक्सेलरेशन के जगह हम लोग प्लस का यूज करते हैं वहीं पर माइनस का यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए किस फॉर्मूला का यूज होगा। यहाँ पर u भी है, v भी है, t भी है, a नहीं है मेरे पास। क्या नहीं है? a नहीं है। तो हम लोग किस फॉर्मूला का यूज करें? किस फॉर्मूला में बैठेगा ये? तो हम लोग ये है और ये है, इससे एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं हम लोग। हाँ, एक्सेलरेशन निकल जाएगा यानी त्वरण निकल जाएगा। त्वरण कैसे निकल जाएगा? तो त्वरण होता है अंतिम वेग माइनस शुरुआती वेग बटे में टाइम। अंतिम वेग 0 था, 0 में 15 घटाएंगे तो -15 आ जाएगा, बटे में टाइम 20 सेकेंड। तो इसको काटेंगे -3/4 आ जाएगा। तो मेरा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? -3/4। एक्सेलरेशन मेरा आया है -3/4। लेकिन जो रिटार्डेशन होता है, अवमंदन होता है, वो क्या होता है? अपोजिट होता है एक्सेलरेशन का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसको रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन लिखे हम लोग। डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, अवमंदन लिखे हम लोग, मंदन। तो क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3/4 मीटर पर सेकेंड। सही है। समझे कैसे निकला? u मेरा दिया हुआ था 15 मीटर पर सेकंड। ये काफ़ी आसान है। क्या है? काफ़ी आसान था। u 15 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। टाइम हमारा 20 सेकंड दिया हुआ है। मान लीजिए कि कोई आप ही एक कार चला रहे थे, आप जा रहे थे 15 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, कोई आपके सामने देख लिए रोड पर और आप ब्रेक दबा दिए। 20 सेकंड बाद जाकर आप रुक गए। ठीक है। तो आपसे पूछ रहा कि आपका रिटार्डेशन मतलब किस त्वरण से आपकी गाड़ी रुक रही होगी, इसी को फाइंड आउट करना था, निकालना था। वो कैसे निकलेगा? तो आप ये जानते होंगे त्वरण का फॉर्मूला अंतिम वेग माइनस शुरुआती वेग बटे में समय। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। तो ये याद करके रखिएगा। इसी को हम लोग लिखे थे v=u+at। इसी फॉर्मूला से इसको ड्राइव किया गया है। कैसे? तो यहाँ देख लीजिए, v माइनस यू कर दिए, यहाँ पर at को at की जगह रख लिए, यहाँ a को रखेंगे, t को वहाँ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ मल्टीप्लाई में तो जाकर डिवाइड में। तो a=v-u/t।
इस मैक से बहुत इरिटेशन होता है। 11वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है? 11वां नंबर क्वेश्चन बोलता है कि सरल रेखीय पथ पर गतिशील कण t समय पर स्थित x 11वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है? तो 11 नंबर आप क्वेश्चन देखिए। तो बोलता है कि एक सरल रेखीय पथ पर गतिशील कण की t समय पर स्थित x है, x इज इक्वल टू टी है, कण का वेग समान है, कण का त्वरण शून्य है, उपयुक्त दोनों सही है, उपयुक्त दोनों गलत है। तो आप निकाल लीजिए x इज इक्वल टू 2t, x इज इक्वल टू 2t। मैंने पहले ही बताया था कि x का अगर या s का डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो किस में चेंज हो जाएगा? वो v हो जाएगा। और t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा तो यहाँ 2 आ जाता है। फिर इसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 हो जाता है। तो मेरा बोल रहा है ऑप्शन में कण का वेग समान होगा। तो कण का वेग समान होगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है, ऐसा कोई टर्म नहीं है, केवल दो है। तो दो कांस्टेंट वैल्यू होता है, दो बदलता नहीं है। क्या होता है? दो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। तो कण का वेग समान होगा, ये तो सही लग रहा है हमको। कण का त्वरण शून्य होगा। क्या होगा? कण का त्वरण भी शून्य होगा। त्वरण मतलब एक्सेलरेशन, वो भी 0 ही है। उपयुक्त दोनों सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों सही है। राइट आंसर सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों सही है। कैसे? तो आप देख लीजिए कि मेरा s इज इक्वल टू 2t था, x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए, या मैंने उसको डिफरेंशिएट करिएगा तो वेलोसिटी आ जाता है। वेलोसिटी 2 आया, तो 2 क्या है? कांस्टेंट है। तो अगर हम इसको फिर से क्या करेंगे, फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। और किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन मेरा, त्वरण मेरा 0 था, वेग मेरा कांस्टेंट था, वेग इज इक्वल टू 2 था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों सही है। देखिए 12 नंबर हमारा प्रश्न बोलता है कि सरल रेखीय पथ पर गतिशील कण की t समय पर स्थिति x इज इक्वल टू 5t है। तो कण का फिन से सेम काम करेंगे। क्या करेंगे? फिन से वही कार्य करेंगे हम लोग जो इसके पहले वाले किए थे। तो x इज इक्वल टू क्या है? 5t। क्या है? x इज इक्वल टू 5t। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 5 आ जाएगा, a निकाल लेंगे तो 0 आ जाएगा। अभी इस हिसाब से हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे। तो औसत वेग और वेग समान होगा, गलत है। औसत वेग से 5 गुना, औसत वेग वेग से 5 गुना है। औसत वेग का समान वेग का मान से बड़ा है। औसत वेग का मान वेग के मान से बड़ा है। औसत वेग का मान वेग के मान से छोटा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? औसत वेग और वेग समान है। क्या है? v कांस्टेंट है। क्या है? v कांस्टेंट है। तो 5 सेकंड में 5 सेकंड बाद भी v इज इक्वल टू 5 ही रहेगा। 10 सेकंड बाद भी v इज इक्वल टू 5 ही रहेगा।
चाहे 1 घंटे बाद भी v का स्पीड, कोई गाड़ी मान लीजिए कांस्टेंट स्पीड से चला रहा है, एक ही स्पीड से चला रहा है, तो मान लिया अभी उसका स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, तो 2 घंटे बाद भी वो 20 किलोमीटर स्पीड से चलेगा, ये नहीं होगा 40 किलोमीटर स्पीड से चलने लगेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? औसत क्या होता है? औसत स्पीड निकालने का औसत वेग का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे में टोटल टाइम टेकन। क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जितना बढ़ेगा उसी हिसाब से समय भी बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औसत वेग और वेग समान होंगे। यदि x इज इक्वल टू टी स्क्वायर है, कितना है? x इज इक्वल टू टी स्क्वायर है, तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड और t इज इक्वल टू 3 सेकेंड से सेकेंड के बीच में कण का औसत वेग क्या होगा? मैंने औसत वेग का अभी फॉर्मूला बताया आपको कि टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल विस्थापन बटे में टोटल समय अंतराल, टोटल टाइम टेकन बाई टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम टेकन। तो x इज इक्वल टू क्या है मेरा? 2t स्क्वायर है, यहाँ पर टाइम इतना इतना दिया हुआ है, इसके बीच में निकालना है, तो आप निकाल लीजिए। पहले इसको मिटा देते पहले। तो x इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ? टी स्क्वायर लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? टी स्क्वायर लिखा हुआ। तब हम क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2t आ जाएगा, a निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। हमको a से काम भी नहीं है, हमको केवल वेग का मान ही बताना है, तो वे a से हमको कोई त्वरण से कोई काम भी नहीं है। बोला जा रहा है कि औसत वेग बताना है, कितना? औसत वेग बताना है। तो एवरेज वेग क्या होता है? एवरेज वेग होता है, जगह की कमी है, तो एवरेज वेग हो जाता है टोटल विस्थापन। क्या होता है? टोटल विस्थापन बटे में टोटल कितना होता है? टाइम इंटरवल। तो यहाँ पर आप रखिए विस्थापन और टाइम इंटरवल का ये, तो टी सेकंड में कितना तय करेगा? तो टी स्क्वायर 9 माइनस 1 सेकंड में 1, देखिए मैं फिर से आपको बता देता हूँ। x मेरा इतना दिया हुआ है, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, टाइम 1 दिया हुआ है 1 सेकंड, t2 दिया हुआ है 3 सेकंड, ठीक है। और हमको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है कि औसत वेग क्या होगा। तो औसत वेग का फॉर्मूला होता है टोटल विस्थापन बटे में समय अंतराल। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल विस्थापन। टोटल विस्थापन कितना हुआ? टी का स्क्वायर, इसको हम लोग डेल्टा एस बटे डेल्टा टी से डिनोट करते हैं। क्या होता है? डेल्टा एस बटे में डेल्टा टी। तो एवरेज भी इज इक्वल टू टी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 बटे में टाइम इंटरवल कितना है? तो 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 8 बटे में 2, 4 मीटर पर सेकेंड। कहीं है ऑप्शन में बी, 4 मीटर पर सेकेंड की औसत वेग होगा उसका। अगर ये इक्वेशन दिया हुआ और इतना इतना के बीच में क्या मांग रहा? कण का औसत वेग मान रहा। कैसे निकालेंगे समझ गए? टोटल एवरेज वेग का क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज वेग का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस बटे में डेल्टा टी। क्या होता है? डेल्टा एस बटे में डेल्टा टी। डेल्टा एस का मतलब है विस्थापन, विस्थापन का अंतर। क्या होता है? विस्थापन का अंतर या टोटल विस्थापन। तो टोटल निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो इसका और इसका अंतर को डेल्टा एस बोलते हैं, और इसी में डेल्टा टी लिखेंगे। समझ गए होंगे? डेल्टा टी कितना हो जाएगा? टी का अंतराल कितना है? तो फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम समय बटा में शुरुआती समय। तो 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और विस्थापन निकाल देंगे, तो विस्थापन निकालने के लिए इक्वेशन दिया हुआ है, तो यहाँ समय को पुट करेंगे टी, तो टी स्क्वायर फाइनल लिखेंगे। फाइनल टाइम में कितना दूरी जाएगा? लास्ट में यहाँ तक 30 सेकेंड ट्रेवल किया तो यहाँ तक आया था, तो यहाँ पर 30 सेकेंड में कितना करेगा? 9, और शुरू में 1, तो इस डेल्टा एस कितना निकल जाएगा? अंतिम माइनस शुरुआती, तो 8 आ जाएगा बटे में कितना था? 2, तो 4 आ जाएगा आंसर इसका।
क्वेश्चन है, यदि सरल रेखीय पथ पर गतिशील कण का t समय पर वेग v इज इक्वल टू टी है, तो त्वरण क्या होगा? त्वरण v इज इक्वल टू 2t है। त्वरण निकालने आप जानते ही थे, यहाँ पर लिख लेते हैं v इज इक्वल टू 2t। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन t हो जाएगा। एक्सेलरेशन t हो जाएगा, सॉरी। त्वरण और औसत त्वरण समान हो गया। त्वरण और औसत त्वरण दो गुना होगा। त्वरण औसत त्वरण दो गुना होगा। त्वरण बड़ा है औसत त्वरण से, तो हम इसका, और त्वरण छोटा है औसत त्वरण से, तो त्वरण और औसत त्वरण क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। मान लीजिए कि हम यहाँ से जा रहे थे, यहाँ पर शुरुआत यहाँ से किए, यहाँ पर मेरा एक्सेलरेशन यानी त्वरण 2 मीटर पर सेकंड था, पर सेकंड स्क्वायर था, तो यहाँ पर भी जाएंगे तो मेरा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि मेरे साथ कोई वेरिएबल नहीं है, टाइम के साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं पड़ रहा, कोई संबंध ही नहीं है मेरे पास टाइम के साथ इस इक्वेशन में। तो यहाँ भी 2 मीटर ही रहेगा पर सेकंड की स्पीड से, यहाँ भी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो क्या हो रहा है? औसत और त्वरण और औसत त्वरण समान होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। राइट आंसर हो जाएगा ए, त्वरण और औसत त्वरण समान होगा। यहाँ देखिए ओमेगा संकेत है। ओमेगा किसको रिप्रेजेंट करता है? ओमेगा कोणीय वेग को करता है। किसको करता है? कोणीय वेग को करता है। ओमेगा का फॉर्मूला 2π/t भी लिखते हैं। आगे जाएगा तो लीनियर वेलोसिटी और कोणीय वेग में रिलेशन होता है v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर लिखा जाता है। क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल टू v/r। तो ये आगे का चीज है, यहाँ पर जान जाइए कि ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t लिखते हैं, और ओमेगा किसका संकेत है? कोणीय वेग का। ओडोमीटर मापता है। ओडोमीटर नामक डिवाइस, ओडोमीटर नामक यंत्र किसको नापता है? किसको मापता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरी को मापता है। किसको? दूरी को मापता है। 17वां नंबर हमारा प्रश्न बोलता है कि यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है, यदि किसी वस्तु का विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट s 0 है, तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा? चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या बोल रहा है हमारा। शून्य होगा, शून्य नहीं, ऋणात्मक शून्य अथवा शून्य नहीं, दोनों हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्य अथवा शून्य दोनों नहीं हो सकता, दोनों भी हो सकता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन का मतलब होता है कि स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, सबसे कम दूरी, तय की जाने वाली दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो मान लो ये कि हम सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट किए हैं और वापस फिर से यहीं आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट तो हमारा जीरो हो जाएगा, लेकिन हमारा डिस्टेंस कभी, ये डिस्टेंस हमारा जीरो नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए कि हम यहीं खड़े ही रहेगा, तो एस भी जीरो हो जाएगा मेरा, और डिस्टेंस भी जीरो हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्य अथवा शून्य नहीं भी हो सकता है। इसका राइट आंसर डी होगा। एक लड़का अपने घर से 4 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से दौड़ते हुए 1/4 घंटे में स्कूल पहुंचता है। उसके घर से स्कूल की दूरी क्या होगी? तो ये क्लास 6-7 की ही बात है। ये फॉर्मूला आप सबको आती होगी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो डी हमको निकालना है। स्पीड हमको दिया हुआ है 4 घंटा प्रति आवर के स्पीड से, और 1/4 घंटा में वो पहुंच जाता है। तो 4 से 4 कटेगा, डी इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 किलोमीटर।
बल एवं विस्थापन दोनों सदिश हैं, तो कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल है क्या होगा? 19वां नंबर क्वेश्चन है कि बल एवं विस्थापन दोनों सदिश है। दोनों क्या है? सदिश है। बल और विस्थापन दोनों क्या है? वेक्टर है। इंग्लिश में वेक्टर बोलते हैं। कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल है वो क्या होगा? वो अदिश होगा। सभी जानते हैं कि वर्क क्या होता है? वर्क, एनर्जी, ये सब क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होते हैं, यानी अदिश राशियां होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अदिश। निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है? निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है? सदिश और अदिश तो आप जानते होंगे कि किसको सदिश बोलते हैं, किसको अदिश बोलते हैं। निम्नलिखित में सदिश राशि है। सदिश राशि जिसका क्या होता है? द्रव्यमान, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। और अदिश राशि किसको बोलते हैं? जिसका केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो यहाँ बोला निम्नलिखित में सदिश राशि है द्रव्यमान, आयतन, ताप और विस्थापन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन। क्या हो जाएगा? विस्थापन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। दिशा भी होता है, जैसे कि कभी हम लोग डिस्प्लेसमेंट लिख दे हैं तो +5 मीटर लिख दिए हैं, कभी डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं तो -5 मीटर लिख दिए। इससे क्या पता चलता है कि विस्थापन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। वेग और समय ग्राफ से क्या प्राप्त होता है? नजर नहीं आ रहा होगा। ये ग्राफ मान लीजिए ये एक समय का है। यहाँ समय को F से डिनोट किया गया है और वेग को V से। यहाँ पर जो कुछ भी बनेगा उससे क्या प्राप्त होगा? हम लोग को विस्थापन प्राप्त हो जाएगा। क्या होगा? विस्थापन। इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन। त्वरण A समय F ग्राफ से प्राप्त होता है। समय से क्या वेग, इसमें क्या प्राप्त होगा आपको? तो वेग प्राप्त होगा। वेग में परिवर्तन प्राप्त होता है। क्या होता है? वेग में परिवर्तन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, वेग में परिवर्तन। इस ग्राफ से आपको क्या फाइंड आउट मिलेगा? क्या प्राप्त कीजिएगा? इस ग्राफ से आपको प्राप्त होगा वेग, वेग में परिवर्तन। औसत चाल है। औसत चाल यानी एवरेज स्पीड। तो औसत चाल क्या होता है? विस्थापन और समय अंतराल का अनुपात। तो चाल से हम लोग को विस्थापन से कोई मतलब ही नहीं है। तो तय की गई दूरी और समय अंतराल का अनुपात होता है। राइट आंसर हो जाएगा बी, तय की गई दूरी। स्पीड का एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल टोटल डिस्टेंस। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी बटे में टोटल टाइम टेकन, कुल समय अंतराल। औसत वेग है। जैसे आपने चाल जाना वैसे ही वेग क्या होता है? कुल विस्थापन बटे में समय अंतराल। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कुल विस्थापन बटे में समय अंतराल का अनुपात होता है।
इसके पहले इस इक्वेशन का, इस फॉर्मूले का हमने इस्तेमाल किया हुआ है। देखो बोल रहा है 25वां नंबर क्वेश्चन की औसत वेग और औसत चाल क्या होते हैं, समान होते हैं कब? सरल रेखीय गति में, वृत्तीय गति में और वक्र वक्रप वक्रपथीय गति में, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। सरल रेखीय गति में, लिनियर मोशन में क्या होता है, वेग का एवरेज और चाल का औसत या एवरेज बराबर होता है। वक्र पथ पर चलते हुए कण द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाती है। कण की गति, देखो वक्र पथ पे मतलब सर्कुलर मोशन पे, वक्र पथ पे चलते हुए कण द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाती है। क्या होता है इसका राइट आंसर? एक समान चाल से गति, असमान वेग से गति, अर्ध समान, या इनमें से कोई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मान लो यहाँ पर सर्कुलर पाथ है और तुम इससे समान चलते हुए जो तुम्हारा कण है समय अंतराल पर, जैसे t इज इक्वल टू 2, तो ये कितना डिस्टेंस तय किया है? मान लो 5 मीटर किया है। ये 3 हुआ तो ये कितना हो जाएगा? 10। ये 4 हो जाएगा तो 15। ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 20। सभी क्या हो रहा? समान कर रहा, तो एक समान चाल से गति करेगा। एक समान चाल से गति करेगा। जैसे कि गति चाल का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन अ टाइम। यहाँ पर मान लो कि डिस्टेंस 5 है तो यहाँ टाइम कितना है? 2, तो 2.5 आया यहाँ पर। अब मान लो यहाँ पर निकालते हैं तो डिस्टेंस मेरा कितना हो गया है? स्पीड फिर से निकालते हैं दूसरी जगह का, तो वहाँ का स्पीड है मेरा 10 और ये मेरा टाइम कितना हो गया है? 4, तो यहाँ भी 2.5 ही आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? समान चाल से गति कर रहा है। किसी कण की स्थिति सदिश होता है पर कण की तय की गई सीधी या सरल रेखीय दूरी पथ के अनुदिशा दूरी, सरल रेखीय और पथ के बीचों बीच की दूरी, इनमें से कोई नहीं। किसी कण की स्थिति सदिश होती है। क्या होती है? सदिश होता है, तो प्रत्यक्षण में क्या हो जाएगा उसका? सीधा या सरल रेखीय दूरी। सीधा या सरल रेखीय दूरी राइट आंसर हो जाएगा ए। कण का विस्थापन होता है। कण का जो विस्थापन होता है वो क्या होता है? प्रारंभिक स्थान बिंदु से अंतिम स्थान बिंदु तक की सरल रेखीय दूरी, या अंतिम स्थान बिंदु से प्रारंभिक स्थान बिंदु तक की दूरी सरल रेखीय दूरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंत से लेकर शुरू तक की अंतिम स्थान बिंदु से प्रारंभिक स्थान बिंदु तक की सरल रेखीय दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। हमारा कि विस्थापन और तय की गई दूरी समान है। क्या? विस्थापन और तय की गई दूरी d और s क्या है? दोनों सेम है। कहां पर समान होगा? सरल रेखीय गति पर, वृत्तीय गति पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरल रेखीय गति पर। राइट आंसर हो जाएगा सरल रेखीय गति पर। 30वां नंबर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि वेग है समय के साथ। वेग क्या है? समय के साथ विस्थापन की दर जो v है, समय के साथ क्या है? समय के साथ कैसा रिलेशन है इसका? विस्थापन का दर है, तय की गई दूरी का दर है, स्थिति परिवर्तन है, या इनमें से कौन? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विस्थापन की दर है। v इज इक्वल टू एस अपॉन टी होता है। क्या होता है? एस अपॉन टी। एस का मतलब विस्थापन और टी मतलब समय। तो v क्या है? विस्थापन की दर है। v है समय के साथ कैसा? विस्थापन की दर है। 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती कार का चालक ब्रेक लगाता है जिससे कार को
समान अवमंदन 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर प्राप्त होती है। इस अवमंदन से कार का वेग t समय बाद 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो टाइम निकालना हम लोगों को, क्या निकालना है, टाइम निकालना है कि कोई कार जा रहा था इतना से 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा था, चाल से चल रहा था, और उस एक्सेलरेशन ब्रेक लगाया तो इतना उत्पन्न हुआ अवमंदन उसमें, और इतना उसका लास्ट वेलोसिटी इतना समय पे जाके वो क्या हो जाता है, इतना समय बाद इतना धीरे हो जाता है। तो समय कितना लगा होगा, तो इसका फॉर्मूला हम लोग देख लेंगे। u दिया हुआ है मेरे पास, v भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, u भी दिया हुआ है, और a भी दिया हुआ है, कितना 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बताइए, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो किस फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग को, निकालना क्या है, समय, क्या निकालना है, समय निकालना है। तो डायरेक्ट टाइम का हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई ए, फॉर्मूला जानते हैं ना जी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ए टी को यहीं रखेंगे, v माइनस यू हो जाएगा, फॉर्मूला याद आया, t इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए। तो यहाँ टाइम हम लोग यहाँ रखेंगे, v कितना है, लास्ट कितना है 10, शुरुआती कितना है 20, a कितना है 1, तो टाइम कितना आ जाएगा -10, यानी 10 सेकंड। 10 सेकंड में क्या हो जाएगा, वो कोई कार इतना से जा रहा था तो 10 सेकंड बाद उसका स्पीड ब्रेक लगाने के बाद इतना होगा। वेग की दिशा बदलने की दर को क्या कहते हैं, अविलंब त्वरण या अभिकेंद्रित त्वरण, स्पर्श रेखीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण या बहुमुखी त्वरण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभिलंब त्वरण या अभिकेंद्रीय त्वरण। वेग का देखिए, एक्सेलरेशन क्या आता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ही क्या होता है, एक्सेलरेशन ये होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी यानी वेग वेक्टर क्वांटिटी है, तो कब कब बदलेगी, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तो पर भी बदल जाएगी, या उसका डायरेक्शन चेंज करते हैं हम लोग, उसका दिशा को बदल देंगे तो भी चेंज हो जाएगा। कोई वेग में अगर उसका डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाएगा तो हम लोग को क्या उत्पन्न, उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिलंब त्वरण या अभिकेंद्रीय त्वरण। यदि v इज इक्वल टू टी टी प्लस 1, एसआई पद्धति में t इज इक्वल टू 1 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच का औसत त्वरण क्या होगा, क्या हो जाएगा, औसत त्वरण। हम लोग को दिया क्या है, v इज इक्वल टू टी प्लस 1। आप सब जानते होंगे कि एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और कांस्टेंट टर्म की जगह 0 आ जाता है। तो इसमें हम इसका औसत निकाल ही नहीं पाएंगे। 1 सेकंड बाद भी इसका एक्सेलरेशन 2 ही रहेगा, और 3 सेकंड के बाद भी इसका एक्सेलरेशन 2 ही रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 सेकंड 2 मीटर पर सेकंड का त्वरण करेगा ये, क्योंकि यहाँ कुछ वेरिएबल नहीं बचा। वेरिएबल नहीं बचने की वजह से इस पर वो एवरेज त्वरण का फॉर्मूला यूज ही नहीं होगा इस पर, क्योंकि यहाँ वेरिएबल बचा नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। सरल रेखीय पथ पर समान त्वरण से गतिशील कण का प्रारंभिक वेग u है, इनिशियल वेग क्या है, शुरुआती वेग u है, और अंतिम वेग v है। तो कण का औसत त्वरण क्या होगा, औसत एवरेज निकालने जानते ही होंगे, औसत निकालते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, v प्लस यू बाई 2। कहाँ लिखा हुआ है, ए नंबर, क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक गेंद स्थिर अवस्था में गिराया जा 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक गेंद स्थिर अवस्था में गिराई जाती है, h दूरी गिरने में उसकी औसत चाल होगी, क्या औसत चाल होगी। तो देख लीजिए कि हम लोग पहले ही देखा था कि हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। क्या होता है, हाइट का होता है h स्क्वायर, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। v को हम लोग रखते हैं यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अब हम लोग u निकाल देंगे तो यहाँ रूट के अंदर आ जाएगा 2gh।
राइट आंसर हो जाएगा 2√(2gh). कहाँ पर है? सी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? √2gh। कैसे निकालें? हम लोग हाइट का फॉर्मूला जानते हैं कि किसी वस्तु का हाइट कैसे निकाला जाता है। तो h = u²/2g। फिर से देख लीजिएगा एक बार, u को यहीं रखते हैं तो यहाँ u² लिख देते हैं, यहाँ पर 2hg लिखेंगे। तो u² को छोड़ देते हैं और इसको रूट में डाल देंगे, 2hg या 2gh जो भी लिखना, 2gh राइट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में पहचाने कि त्वरण की मात्रक कौन है? मीटर है, किलोग्राम है, किलोमीटर है, या मीटर प्रति सेकंड है? क्या है? मीटर प्रति सेकंड है या मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड प्रति सेकंड है। तो त्वरण को हम लोग जानते होंगे एक्सीलरेशन बोला जाता है, इसका क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड का पावर -2। तो सेकंड 2 बार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेकंड 2 बार होना चाहिए। तो ये नहीं हो सकता, मीटर इसमें 1 बार में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। राइट आंसर हो जाएगा ई, मीटर प्रति सेकंड प्रति सेकंड। 37 नंबर हमारा क्वेश्चन बोलता है वेग का मात्रक निम्नलिखित में कौन है? वेग का मात्रक कौन हो जाता है? वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, तो इसका हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम प्रति सेकंड, इसका राइट हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है आपको। किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिमाण उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा, किसी समय अंतराल में जो विस्थापन है, विस्थापन का परिमाण है उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तय की गई दूरी के हमेशा बराबर होगा। क्या? दूसरा ऑप्शन बोलता है कि तय की गई दूरी से अधिक होगा, तय की गई दूरी से हमेशा कम होगा, या तय की गई दूरी से कम हो सकता है। इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा तय की गई दूरी से कम अथवा बराबर हो सकता है। क्या? अथवा बराबर हो सकता है। राइट आंसर डी हो जाएगा, कम अथवा बराबर हो सकता है। 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही कार 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? 1 सेकंड में। तो यहाँ यूनिट का खेल है। क्या है? यूनिट का खेल। अगर आप यूनिट समझते हैं बढ़िया से तो इस क्वेश्चन को करने में आपको तनिक भी समय नहीं लगेगा। जैसे क्वेश्चन बोला है कि क्या बोल रहा है कि 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, तो 36 किलोमीटर आवर चल रहा है। यहाँ आवर है, यहाँ समय दिया हुआ है किसमें? सेकंड में, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं। तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिए 5/18 से भाग देते हैं, ये सबको पता है। ये 2 बार में हो गया, 10 मीटर पर सेकंड आ गया। 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है। क्या चल रहा है? 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है। तो आपको पता होगा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड मेरा कितना है? 10 मीटर पर सेकंड है, टाइम 1 सेकंड। इसका आंसर आ जाएगा 10 मीटर। क्या आ जाएगा? 10 मीटर। बी आंसर हो जाएगा 10 मीटर। बी आंसर इसका राइट आंसर होगा। नंबर क्वेश्चन बोलता है कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तो हम कह सकते हैं वस्तु का वेग 0 है, वस्तु एक समान चाल से चल रही है। क्या? वस्तु का वेग 0 है, वस्तु एक समान चाल से चल रही है, वस्तु का त्वरण अचर है, वस्तु का वेग समान है। इसका देखिए 2 ऑप्शन यहाँ पर है। वस्तु का त्वरण अचर है और वस्तु का वेग समान है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं फिर से। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी जो डिस्टेंस ये है अनुक्रमानुपाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। वस्तु का त्वरण अचर है। वस्तु का त्वरण अचर है। जैसे देख लीजिए, इसको हम ऐसे दिखा देते हैं आपको। देखो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एस इज इक्वल टू एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो एस इज इक्वल टू ए टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए टी। तो इसका वेलोसिटी निकाल देंगे, वेग निकाल देंगे, तो क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ए क्या होता है? अचर होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वस्तु का त्वरण अचर हो जाएगा। टी स्क्वायर होगा, सॉरी। तो यहाँ 2a हो जाएगा।
और हम लोग को त्वरण निकालना है, तो ए आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 2t आ जाएगा, 2at आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, त्वरण 2a आ जाएगा। तो 2a क्या हो जाएगा, त्वरण क्या हो जाएगा, वस्तु का त्वरण अचर हो जाएगा। वेग हम बोल दिए थे, वस्तु का अचर। देखिए डिस्प्लेसमेंट से डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, वेग आता है, वेग का डिफरेंशिएट करते हैं तो त्वरण आता है, ये याद करके रखिएगा।